नमस्कार, मैं पूनम करकेट्टा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आकाशवाणी रांची के स्टूडियो में। आज हम यहाँ एकत्रित हैं परिचर्चा के लिए। परिचर्चा का विषय है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे, और इस विषय पर परिचर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री दीप शंकर, उप महाप्रबंधक, झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, और श्री शिवम सिंह, सचिव, झारखंड लघु उद्योग संघ। तो आप दोनों का, श्री दीप शंकर जी और श्री शिवम सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। चर्चा की शुरुआत करते हैं आपसे। शिवम सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस योजना ने अभी 10 साल पूरे किए हैं और इसकी शुरुआत भी हुई थी झारखंड से। तो आपको क्या लगता है कि इसके शुरुआत के लिए झारखंड को क्यों चुना गया? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर देखेंगे हमारे देश में पूरब, पश्चिम, दक्षिण, ये तीनों जगह पे जो इकोनॉमी है वो काफ़ी आगे निकल चुकी है जी। इसके कंपैरिजन में अगर हम ईस्टर्न स्टेट्स को देखते हैं, झारखंड हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, बिहार हो गया, तो इन स्टेट्स में हमने प्राय पाया है कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी फ्लरिश नहीं कर रही है जितनी बाकी जगहों में कर रही है जी। तो शायद प्रधानमंत्री जी का ये भी एक सोच रहा होगा कि अगर हम इनको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इनको भी एक सपोर्ट देना पड़ेगा हमें, जिसको लेके ये आगे बढ़ सकें और बाकी देश के बाकी राज्यों से एक कदम से कदम मिला के बढ़ सकें और पूरे राष्ट्र की इकोनॉमी में अपना योगदान दे सकें। जी जी। और ये जो दुमका कहने से मन में एक जो इमेज आती है ट्राइबल एरिया है, तो शायद वो भी मन में रहा होगा कि इसको ट्राइबल पॉपुलेशन को ज्यादा बिल्कुल मेरे भी ये प्रोजेक्ट किया जाए जी। तो ये एक देखिए प्राय देखा गया है कि अपने जो झारखंड के भाई बंधु हैं, चाहे और भी ट्राइबल स्टेट्स जो हैं वहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों को लेके एक अगर सपोर्ट सिस्टम उन्हें मिले तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों में बहुत सारा हुनर है जिनको वो अच्छी तरीके से सामने नहीं ला पाते हैं जी। बट अगर इनके पास फंड्स की प्रॉब्लम ना हो, अगर ये बैंक्स को इजीली अप्रोच कर सकें तो बहुत सारे अच्छे चीज, बहुत सारे अच्छे बिजनेस आइडियाज, बहुत सारे अच्छे स्किल्स भी जो हैं वो सामने उभर के आते हैं जी। तो शायद यही एक सोच रही होगी कि हर एक तबके के लोगों को इसका लाभ मिल सके जी। तो और स्किल्स पे तो कहाँ क्या मार्केट पकड़ ले, बिल्कुल कहना मुश्किल है। अगला सवाल आपसे है दीप शंकर जी। आप बैंकिंग सेक्टर में इतने दिनों से रहे हैं और आपने कई सारी योजनाओं को देखा है। उद्यम के क्षेत्र में आप लोग पहले से भी ऋण देते रहे हैं उद्योग के लिए, लेकिन इस योजना की क्या खासियत है, इस पर आपसे जानना चाहूंगी। मैं अपने सभी श्रोता बंधु को ये बताना चाहूँगा कि बैंक पूरी तरह से ऋण प्रदान करती है और ये बैंक ऐसा नहीं है कि किसी स्कीम के तहत ही करती है। बैंक का अपना एक नॉर्मल जो ये है बिजनेस है, व्यवसाय जो बैंक का है वो ये है कि हम जो डिपॉजिट पब्लिक से लेते हैं उसको ऋण के रूप में वितरित करते हैं जी। तो जिस तरह से मध्यम, लघु और छोटे उद्योगों के लिए, मझोले उद्योगों के लिए जो ऋण हम पहले भी प्रदान करते थे, माननीय प्रधानमंत्री की पहल से 8 अप्रैल 2015 को जो ये मुद्रा योजना की शुरुआत की गई, इसमें हमने एक संगठित रूप से लोगों को ऋण देने का काम शुरू किया जी। ये मुद्रा योजना के तहत 3 स्कीम लॉन्च किया गया था, जिसमें कि एक शिशु जो 50,000 तक के ऋण के लिए था जी। दूसरा था वो किशोर जो 50,000 से लेकर के 5 लाख तक के लिए था, और तीसरा था तरुण जो कि 5 लाख से 10 लाख तक। तो जिस तरह के उद्यमी हमारे पास आते हैं और उनका जो रिक्वायरमेंट होता है या उनकी जो ज़रूरत होती है कार्यशील पूंजी की या व्यवसाय के लिए पूंजी की, वो हम प्रदान करते हैं। और इस स्कीम का जो सबसे बड़ा फ़ायदा था वो ये था कि ये स्कीम में गवर्नमेंट की तरफ से एक गारंटी कवर दिया गया CGFMU के नाम से, और इस लोन के लिए किसी भी तरह की प्रतिभूति या सिक्योरिटी को हम इसमें नहीं लेते हैं 10 लाख तक की लोन के लिए जी। तो इस योजना से काफ़ी फायदा हुआ, बहुत से लोग इसमें जुड़े और काफ़ी तेजी से ऋण वितरित हुआ एक संगठित रूप जी। तो ये जो सबसे लोवेस्ट है 50,000 रुपए तक का लोन है, उसमें कैसे कैसे उद्यमी ज्यादातर अप्लाई करते हैं? ज़्यादातर जैसे आप जो ग्रामीण, सुदूर ग्रामीण इलाके में या ऐसे लोग जो कि अपना नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं छोटे स्केल पे, जैसे मान लीजिए कि सैलून हो गया, ब्यूटी सैलून हो गया, टेलरिंग का काम हो गया। पहले इस योजना में एग्रीकल्चर को नहीं शामिल किया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसमें एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को भी शामिल कर लिया गया, जैसे पोल्ट्री हो गया, डेयरी हो गया, बी कीपिंग हो गई। तो इस तरह के उद्योगों के लिए जो भी उद्यमी हमारे पास आते हैं
बहुत अनुभव ना भी हो उनके पास, लेकिन अगर उनका स्किल होता है, उनके पास वो टेम्परामेंट होता है कि वो काम करेंगे, तो बैंक उसको एसेस करके उनका ड्यू डिलीजेंस करके ये लोन देती है। बिल्कुल, क्योंकि अब तो एग्रीकल्चर भी इतना हाईटेक हो गया है और उसमें पूंजी भी लगती है। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी की चिंता नहीं करनी है, तो एज अ बैंकर आप क्या देखते हैं कि ये जो ऋण के लिए आए हैं, ये क्या आपको टाइम से वापस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उस पर आपकी कोई संशय? मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि ये जो स्कीम है मुद्रा योजना, इसमें जो एनपीए का या जो ऋण खराब होने का दर है वो दूसरे ऋण की तुलना में कम है, और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें छोटे और मझोले लोग जो आते हैं उनका जो एक अंदर से होता है कि हमको बिजनेस करना है, एस्टेब्लिश करना है अपने आप को, और वो काफ़ी प्रयत्नशील रहते हैं कि वो लोन को हम प्रॉपर ढंग से चुका पाएं और अपना भी व्यवसाय वृद्धि कर सके। क्योंकि इसमें क्या है कि आप छोटे लोन से शुरू करते हैं, बट आपके पास हमेशा एक जो है वो अपॉर्चुनिटी या एक ये आपके पास रहता है अवेलेबल कि आप आगे इस ऋण की मात्रा को आप बढ़ा सके। जी, जैसे अगर मैंने लिया 50,000 का ऋण, लेकिन मेरा जो बिजनेस है वो जम नहीं रहा है, उतना प्रॉफिटेबल अभी नहीं हुआ है, मुझे कुछ और फंड की आवश्यकता है, तो क्या मैं आपको अप्रोच करके? बिल्कुल। अगर आप मान लीजिए शिशु के तहत आपको हमने छोटा ऋण दिया है, लेकिन आपका व्यवसाय काफी बड़ा हो गया है, या उस मात्रा में या उस ऋण की मात्रा में आपका व्यवसाय जो है वो नहीं हो रहा है, उसमें और पूंजी की आवश्यकता है, तो हम उसका प्रॉपर असेसमेंट करते हैं और जो उनका नीड बेस्ड होता है, जो उनका जरूरत होता है, वहां तक का क्वांटम हम उनको देते हैं। ये बैंक के किसी भी स्कीम के लिए है कि हम उनके नीड का असेसमेंट करते हैं, जो उनकी जरूरत है, वित्तीय जरूरत है, वो हम पूरा करते हैं। तो इसमें हमेशा ये स्कोप अवेलेबल है, हमेशा ये आपके पास है कि आप उसमें ऋण की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। व्यवसाय आपका कैसा चल रहा है वो बैंकर देखता है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए बैंकर ये जरूर देखेगा कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने उद्यम को विस्तार देने के लिए। अगला सवाल मैं आपसे करूंगी शिवम जी, इस योजना से आप कैसा देखते हैं, जो हमारे रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर उद्यम का आंदोलन जैसा एक शुरुआत हुई है क्या? देखिए, ये चीज तो है कि जब सरकार की कोई भी योजना आती है जी, उसको, अब जैसे दीप सर ने जैसा भी बताया जी, कि इनके पास आंकड़े जो है मुद्रा योजना के काफी अच्छे आंकड़े हैं, और ऐसे भी हैं लोग जो इस लोन को चुकाना चाहते हैं और आगे इस चीज को बढ़ाना चाहते हैं अपने बिजनेस को। तो ये डेफिनेटली देखिए, ये एकदम सीधी सी बात है, आंकड़ों की बात है। आंकड़े सर ने भी शेयर किए कि जितना एनपीएस जो बोलते हैं, जो लोन लेके लोग चुका नहीं पाते हैं, एनपीए को थोड़ा और सरल शब्दों में बता दें। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऐसे तो बोलते हैं, मतलब जो लोन आपने लेके, मतलब ऐसे ऋण जहां से कि आपका अगर चुकौती बंद हो गया या उससे जो आप आय अर्जित कर पा रहे थे वो अगर नहीं हो रहा है, तो वो अकाउंट खराब हो जाता है, उसको हम एनपीए जी। तो देखिए, बैंक के अलग अलग नियम होते हैं इसमें। एनपीए के लिए आज के टाइम में 3 महीने में अगर आपने लगातार अपना ईएमआई जो आपका जो मंथली आपका बंधा बैंक को देना है, वो अगर आप नहीं दे पाते हैं तो उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है जी। तो एक चीज अपने जितने भी श्रोताओं हैं सबको ये जानना जरूरी है कि ये कोई आपके लिए ग्रांट नहीं है, ये एक लोन स्कीम है। आपको कमाकर इसको वापस करना है विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ, एक इसमें इंटरेस्ट की भी फैक्टर होता है, तो वो इंटरेस्ट का भी आपको पेमेंट करना होता है। तो उनके लिए ये समय समय पे जानना जरूरी है कि हर महीने मुझे कितना बैंक को चुकाना है, उस हिसाब से मेरा बिजनेस को मुझे चलाना है कि मैं इतना चुका सकूं, अपना खर्चा भी चला सकूं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और सोच भी सकूं। तो ये बात तो एकदम तय है कि हाँ, इस स्कीम को जब अगर हमने 50,000 से चालू किया है तो ये एकदम हर तरह के लोगों के लिए ये स्कीम मौजूद है जी। तो सर ने जैसे भी बताया भी कि आंकड़ों ने कहा है ये चीज कि इसका विस्तार काफी अच्छा हुआ है और इसमें एनपीए की मात्रा भी कम है। तो ये डेफिनेटली ये दिखाता है कि जो भी लोग इस स्कीम से जुड़ रहे हैं, चाहे आ रहे हैं, उनकी ये मंशा है कि हम इसको जल्द से जल्द चुकाएं और अपने काम को और या तो आगे बढ़ाएं या तो अपने आप को लोन फ्री करें, या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा कर सकें। कई लोग लेना चाहते हैं लोन अपने उद्यम के लिए, लेकिन वो हिचकते हैं, वो जानते नहीं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको देना होगा इस योजना के लिए। देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है, जो इसमें इनिशियल जो लोन होता है वो 50,000 का होता है शिशु, उसमें सिर्फ 1 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म होता है। बाकी आप नेक्स्ट लेवल पे जब जाएंगे इस पे 5 लाख के लिए या 10 लाख के लिए, तब शायद 2 या 3 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। तो 1 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म इसलिए रखा गया है कि लोगों को इसको लेने में कोई तकलीफ ना लगे, सरल रखा गया है इसको। एंड जहां तक मुझे जानकारी है, इसके लिए पैन कार्ड की भी आवश्यकता नहीं है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के लिए हो सकता है, आपको आधार की आवश्यकता होगी, बट इस स्कीम को लेने के लिए आपको ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है।
तो कहने का मतलब है कि इसको इतना सरल बना के रखा गया है कि लोग आगे आए, जी जी, जो भी हमारे भाई बंधु हैं, जो भी बहनें हैं, वो आगे आएं और इस चीज का लाभ उठाएं और एंटरप्रेन्योर्स बने। जी, ग्रामीण इलाकों में लोग कई बार घबराते हैं और किसी व्यक्ति को चाहते हैं कि जो उनके लिए एक माध्यम बने, या हम कहें कि थर्ड पर्सन को चाहते हैं कि वो उनके बिहाफ में बैंक में बात कर दे। तो क्या इसकी आवश्यकता है या इतना सरल है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है? देखिए, जिनके पास आज के टाइम में अगर कोई नेक्स्ट जनरेशन नहीं है, उनके बच्चे या कोई ऐसे नहीं है जो साथ में हैं और जिनका एज थोड़ा ज़्यादा है, शायद वो इस चीज़ से ज़रूर हिचकते होंगे, बट ऐसी कोई आवश्यकता मुझे कभी आज तक नहीं समझ आई। ये अपनी खुद की झिझक है जो शायद लोग आके जाके उसको किसी बैंकर के सामने नहीं रख पाते हैं, क्योंकि जैसा मुझे मालूम है कि बीओज वगैरह भी रहते हैं आपके रूरल एरियाज में भी, आपके काफ़ी पहुंच है, काफ़ी सारे ब्रांचेस खुल चुके हैं। तो उनका पर्पस ही यही है उनका कि जो भी लोग आ रहे हैं उनको जो जानकारी चाहिए वो दे सकें। आज के ज़माने में अगर आप देखेंगे तो सभी लोग मोबाइल का भी इस्तेमाल करते हैं जी। तो मोबाइल का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं वो भी हमें देखना ज़रूरी है। अगर हमें आज कुछ भी जानकारी चाहिए हो, हम तुरंत मोबाइल पे अपना गूगल खोल के टाइप करें और हमें तुरंत वो जानकारी मिल जाएगी। मेरे पास जो बैंक ब्रांच है, मुझे उसकी जानकारी चाहिए वो मुझे मिल जाएगी। मुद्रा स्कीम क्या है उसकी जानकारी चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो मुझे जानकारी चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा जिनको ये उद्यम करना है उनको थोड़ा एक अपने साइड से एक होमवर्क कर लेना अच्छा रहता है, ताकि वो अगर सपोज कीजिए कि बैंक से उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, चाहे कुछ मिस इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चाहे कई बार बिचौलिए लोग होते हैं जो उन्हें गलत गाइड कर देते हैं जी। तो उस चीज से ये बच सकें जी। मैं सीएम जी की बात को थोड़ा सा और तवज्जो देते हुए ये बताऊंगा, क्योंकि मैं बैंकर हूं, तो मैं क्लियरली अपने श्रोता से ये अपील करना चाहूंगा कि सारे लोग जो भी बैंक में आना चाहते हैं, आपको किसी भी तरह के किसी भी लोगों के सहायता की जरूरत नहीं है कि आप किसी को साथ लेकर आए। आप डायरेक्टली ब्रांच में आप अप्रोच कर सकते हैं ब्रांच मैनेजर के पास, या जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट होते हैं जहाँ पे बैंकिंग सुविधा नहीं है दूर दूर तक, वहाँ पे बैंकों ने बैंकिंग करस्पॉन्डेंस, बिजनेस करस्पॉन्डेंस जो है वो नियुक्त करके रखा है। आप उन तक पहुँच सकते हैं, वो बैंक के एक्सटेंडेड आर्म है, मतलब अधिकृत हैं वो लोग बैंक की तरफ से, तो आप उनसे इजीली बात कर सकते हैं और बैंक तक डायरेक्ट आ सकते हैं बेहिचक किसी भी प्रकार की ज़रूरत के लिए। जी जी। कई बार लोग जब लोन लेना चाहते हैं, जैसे किसी को सलून खोलना है या फिर मान लीजिए हम छोटे स्तर पे बात करते हैं, पुचका की ही दुकान, पानीपुरी की दुकान ही खोलना है, कई बार लोग ये हिचकते हैं कि बैंक मुझसे पूछेगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है। इसमें ऐसा कुछ है, एक्सपीरियंस का लिमिट कुछ है? एक्सपीरियंस के लिए ऐसा नहीं मैडम, जो नए एंटरप्रेन्योर हैं या जो नए व्यवसायी हैं वो तो सभी जानते हैं कि वो पहली बार वो व्यवसाय को शुरू कर रहा है जी। लेकिन हम लोग ये जरूर देखना चाहते हैं कि आपका उसमें क्या है, इंटेंशन क्या है, आपने काम किया है कि नहीं किया है पहले, या आपकी सोच क्या है। आप अगर उस बिजनेस को करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर व्यवसाय को करना चाहते हो, तो उस व्यवसाय के लिए आपका सोच क्या है, आप कितनी जानकारी उसमें रखते हैं, ये तो जरूर देखा जाता है, ताकि जो बैंक ऋण दे रहा है वो ऋण आप सही ढंग से उस बिजनेस में लगा सकें जी। और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर के बात पे, जैसे मैंने अभी कहा कि शिवम जी कि जैसे कोई भी बैंकर ही चाहता है कि थोड़ा सा आदमी अपना होमवर्क करके आए, उनकी मंशा पता चलती है जी। कि वो पैसे को अनुदान के रूप में समझ रहे हैं या उसे एक लोन के रूप में समझ रहे हैं, और लोन के रूप में समझना मैंने उन्हें चुकाना भी है उस चीज को। तो उनकी क्या मंशा है इस चीज को लेके, या वो कितना सीरियस है इस चीज को लेके कि अगर मैंने लोन लिया है तो मुझे उसे वापस करना है। ये चीज देखिए, बैंक्स भी अपने एक प्रॉफिट उस पर ऑपरेट करते हैं, वो एक कोई अनुदान देने के लिए नहीं बैठे हैं, तो उन्हें भी ये चीज एसेस करना एकदम जरूरी होता है कि सामने वाला किस इंटेंशन से हमारे पास आ रहा है जी, कि उसको चुकाने का इंटेंशन है या वो उसे अनुदान समझ के तो नहीं आ रहा है कहीं जी। क्योंकि कई बार लोग भी उनको मिसगाइड कर देते हैं कि आप ये ले लीजिए, आपको 50,000 का मिल जाएगा, वो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस बैठ जाना है उसको लेके घर पे। तो वो ऐसा चीज ये नहीं है, ये एक लोन की स्कीम है। बिल्कुल, बिचौलियों से सावधान रहें। और फिर मैं आपके पास आती हूँ दीप शंकर जी, जैसे कि इस योजना की शुरुआत हुई थी अपलिफ्टमेंट के लिए, जिनको जो उतने सबल नहीं हैं उनके लिए, और इसमें जो महिलाएं हैं उद्योग के क्षेत्र में बहुत कम रही थी, तो इस योजना से महिलाओं को, खास करके ग्रामीण इलाके की महिलाओं को कितना फायदा हुआ है? मैं अगर आंकड़ों में आपको ये बताऊं तो मुझे लगता है कि महिलाओं को, और जो SC/ST समुदाय या OBC समुदाय से आते हैं जी, उनको काफ़ी फायदा हुआ इस योजना से। अगर आप पूरे भारतवर्ष की बात करें तो लगभग 52 करोड़ नया ऋण इसमें दिया गया है।
52 करोड़ इस सेक्शन के उद्यमियों को लोग- इसमें इस मुद्रा योजना के तहत, जिसमें लगभग 35 लाख करोड़ की राशि वितरित की गई है। अगर मैं केवल अपने झारखंड राज्य की बात करूं जी। तो यहाँ भी लगभग 21,43,000 जो ऋणी है मुद्रा के जो ये हैं लाभुक, उनके बीच लगभग 11,513 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। बहुत और अच्छा परफॉर्मेंस है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इसमें लगभग ये जितने भी ऋणी हैं इसमें 70% महिलाएं हैं और 50% इसमें SC ST और OBC के समुदाय से आने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से इस स्कीम से महिलाओं को फायदा हुआ है। जी। और शहरी क्षेत्र में इस योजना का क्या असर रहा है? शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो मैं आपसे जानना चाहूंगी, दीपशंकर जी। शहरी क्षेत्र में भी देखिए इस योजना का फायदा बहुत हुआ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या है कि शहरी क्षेत्र में थोड़ा व्यवसाय का जो सीमा होता है वो थोड़ा ऊंचा होता है ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले। तो भी 10 लाख तक की सीमा में जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, छोटे मोटे बिजनेस, जैसे मैंने बोला कि सैलून या टेलरिंग, ये सब तो शहरी क्षेत्र में भी है। छोटे मोटे आपके जो आप कह सकते हैं रेवड़ी लगाने, ठेला ये लगाने वाले, छोटे मोटे जो स्नैक्स वगैरह के लिए जो रहते हैं होटल, तो ये सारे लोग शहरी क्षेत्र में भी काम करते हैं और इनको भी मुद्रा योजना के तहत हम लोग ऋण देते हैं। जी। इस योजना के बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ और ऐड किया जाए? या इस योजना के बेहतरी के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, क्योंकि कोई भी ऋण जब आप लेते हैं तो व्यवसाय आपका एक निश्चित सीमा में ही नहीं होता है। व्यवसाय आप बढ़ाना चाहते हैं, चूँकि आप उसमें अपना इनकम जनरेशन बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने लाइफ स्टाइल को बढ़ाना चाहते हैं, तो जो भी ऋण आप लेते हैं उसको आप ईमानदारी से उसी व्यवसाय के लिए जिसके लिए आपने ऋण लिया है उसमें ईमानदारी के साथ लगाएं और आपके हार्ड और मेहनत से, आपके कड़ी मेहनत से वो निश्चित बढ़ेगा आपका व्यवसाय। और व्यवसाय बढ़ने के साथ मैंने पहले भी बोला है कि बैंकर आपको अधिक ऋण देने की स्थिति में होता है, वहाँ पे उसके लिए भी सहज हो जाता है बैंकर के लिए भी, जब आपका व्यवसाय बढ़ता है तो आपके ऋण को बढ़ाने के लिए। जी। और आने वाले दिनों में आप इस योजना को कैसे देखते हैं? आने वाले दिनों में ये आने वाले दिन में भी ये योजना बहुत अच्छी रहेगी मैडम, क्योंकि क्या है कि 10 लाख तक का जो ये स्कीम था वो स्कीम अभी बढ़कर के तरुण में, जो ये पिछले 24 अक्टूबर 2024 को ये स्कीम नहीं लाई गई है, जिसमें कि इसका ऋण का सीमा जो है वो तरुण प्लस नाम दिया गया और इसमें 10 लाख से 20 लाख तक का किया गया है। तो निश्चित रूप से जो लोग 10 लाख की सीमा तक आकर रुक गए थे उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जहां आप 10 लाख तक जा सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि जो SHG की महिलाएं जो ग्रुप में लोन लेती हैं उनके लिए भी एक चीज ये किया गया है कि इंडिविजुअल रूप में वो महिलाएं मुद्रा के अंतर्गत लोन ले सकती हैं। मतलब वो SHG में है, मेंबर है? SHG में ऑलरेडी उनका लोन चल रहा है ग्रुप के रूप में, और उसके बाद भी वो इंडिविजुअल अगर कोई बिजनेस कर रही हैं या उनको कोई जरूरत है उसके लिए अपने व्यवसाय को अलग ढंग से बढ़ाने के लिए, तो आप उसको मुद्रा में भी आप उनको लोन दे सकते हैं। बिल्कुल। मतलब वो अलग से भी करेंगे और एज ए ग्रुप भी वो कर रही हैं, बनी रहेंगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप में सारे लोग मिलके कर रहे हैं और इधर वो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। मैं SHG के बारे ही शिवम सिंह जी से जानना चाहूंगी, झारखंड में कितनी SHG होंगी जहां महिलाएं काम करती हैं? या फिर मैं दीपशंकर जी से SHG का जो मैं आपको पूरे झारखंड की बात अगर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपको ये बताना चाहूंगा कि लगभग 85,000 ग्रुप जो है वो बैंक ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है और उनको हमने लिंकेज किया हुआ है, क्रेडिट लिंकेज किया हुआ है। जिन ग्रुप को हमने फर्स्ट क्रेडिट लिंकेज दिया है उसको अब हम सेकंड क्रेडिट लिंकेज में जा रहे हैं, मतलब और उच्चतर ऋण की सीमा हम उसको दे रहे हैं, और जो सेकंड क्रेडिट लिंकेज है उसमें हम थर्ड क्रेडिट लिंकेज में जा रहे हैं। जी। और जैसा कि हमने देखा कि जो लोन की जो लिमिट थी वो बढ़ाई गई है, तो क्या ऐसा आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि जो और थोड़े ज्यादा बड़े उद्यमी जो और बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, निश्चित इसको रूप से सरकार क्या? निश्चित रूप से मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें ऋण ये सीमा लगातार बढ़ाई जाएगी, क्योंकि व्यवसाय आपका बढ़ेगा और आने वाले दिनों में और पूंजी की आवश्यकता आपको होगी, तो ये स्कीम में और भी ऋण की सीमा को बढ़ाया जाएगा, ये पूरी संभावना है। जी। और शिवम जी, ये जो योजना है इसको पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या हम एक आंदोलन बोल सकते हैं क्या? जी देखिए, बिल्कुल ये हम लोग इसको एक आंदोलन जरूर बोल सकते हैं, इसलिए क्योंकि हर समय लोग पहले सर्विस के पीछे ही भागते थे जी, लेकिन प्रधानमंत्री ने सबको एक सोच दी कि आप उद्यमी बनिए जी, और उनके बहुत सारे स्कीम्स आज उसी डायरेक्शन में आते हैं। हमने PM विश्वकर्मा भी देखा, वो भी एक वैसे ही चीज था, जो एक आदमी एक जो खुद परिश्रम कर रहा है वो उस परिश्रम से ऊपर बढ़ के एक उद्यमी बन सके, एक एंटरप्रेन्योर बन सके जी। तो ये स्कीम एकदम डेफिनेटली इन चीज़ों को हाईलाइट करती है और डेफिनेटली ये स्कीम को हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक आंदोलन के रूप में उभर के आई है
और जी। बहुत से लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। जैसे सर ने भी कितना आंकड़ा बताया है कि इतने सारे लोगों ने जब इसका फ़ायदा उठाया है, और जिसमें विमेन एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत नंबर्स में हैं, तो ये जी। एक आप देखेंगे तो महिला सशक्तिकरण की तरफ भी ये काम कर रहा है, और एक स्वयं को भी एक आप इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। तो महिलाओं को के लिए भी ये बहुत अच्छी स्कीम साबित हुई है, उन्हें सशक्त करने के लिए भी बहुत अच्छी स्कीम साबित हुई है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में आई है। जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी दीप शंकर जी, अगर कोई शिशु योजना के तहत लोन लेता है जी, फिर उसका अपग्रेडेशन कैसे होगा? मैंने आपको पहले भी बताया पूर्व में भी कि जो ऋण जब आपका ज़रूरत बढ़ जाता है, आप बैंक के पास अप्रोच करते हैं, क्योंकि उतने पूंजी में वो आप व्यवसाय आप संभाल नहीं पा रहे हैं, निश्चित रूप से आपका व्यवसाय बढ़ चुका है, तो वो असेसमेंट बैंक करती है कि भाई ठीक है, आपको पहले हमने 50,000 दिया था, लेकिन अब आपका व्यवसाय इतना बढ़ गया है कि आपको अब उच्चतर ऋण की का ज़रूरत आ गया है। तो वैसे में असेसमेंट करके हम और बिजनेस के पोटेंशियल को देखते हुए हम उसमें ऋण का सीमा बढ़ाते हैं। जी, शिवम सिंह जी, ये बताइए क्या इसमें सर्विस सेक्टर को भी एक जगह मिलनी चाहिए? देखिए, जो नया एमएसएमई का डेफिनेशन है उसमें सर्विस को भी इंक्लूड किया गया है, एंड आज के दौर में सर्विस को हम लोग छोड़ के नहीं चल सकते हैं। जी, सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर आज के डेट में उभरते जा रहा है जो आपके लिए काफ़ी रेवेन्यूज जनरेट कर रहा है, गवर्नमेंट के लिए भी, मतलब देश के लिए भी काफ़ी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। एक चीज़ जो मुझे समझ आती है कि बैंकर्स थोड़ा सा सर्विस सेक्टर के उसमें थोड़ा सा बैकफुट में शायद इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास कुछ एक ठोस चीज़ नहीं होती जो उन्हें दिखा सकें। हमारे पास कभी सॉफ्टवेयर वाले लोग आते हैं कि मेरे सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसको लॉन्च करने के लिए चाहे इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें फंड्स की ज़रूरत है, तो उनको ये चीज़ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जी, क्योंकि सॉफ्टवेयर को हम कहीं गिरवी नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल। या एक एसेसिबिलिटी उनके लिए भी एक मुश्किल हो जाती है कि चलो ठीक है, एक आदमी ने सॉफ्टवेयर तो बना लिया, बट ये कितना दिन तक इसको परस्यू कर पाएगा। जी, हालांकि क्योंकि इस लोन में आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, बट अगर पैसा कोई भी किसी को दे रहा है, बैंक के ऊपर भी ये प्रेशर रहता है कि आपका रिकवरी क्या हुआ नहीं हुआ, तो उनको ये एक असेसमेंट करना ज़रूरी होता है कि वो पैसा वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, या जो आदमी मेरे पास ये स्कीम जो अपना प्रोजेक्ट को लेके आया है ये इसको लेके सीरियस है या नहीं है। जी, लेकिन ये चीज़ हमें ज़रूर करना चाहिए, और मेरा ये मानना भी है कि हमें सर्विस सेक्टर को भी ध्यान में रखते हुए ये चीज़ को, सॉफ्टवेयर हो चाहे कोई भी सर्विस फॉर दैट मैटर, किसी भी सर्विस के अगर हम देखें तो उस तरफ भी इसका हमें लोन का और वो बढ़ाना चाहिए। जी, एक तो जैसे आपने मेंशन किया सॉफ्टवेयर के बारे में, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सर्विस सेक्टर में आ जाती हैं? इवन सर्विस सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें, सैलून भी एक तरह से देखिए तो सर्विस सेक्टर में ही है, सैलून है, आप कोई खाना टेलरिंग का काम अगर कोई कर रहा है वो भी एक सर्विस सेक्टर में आ जाता है। रेस्टोरेंट वगैरह, हाँ, रेस्टोरेंट वगैरह छोटे रेस्टोरेंट्स बोल सकते चलिए, एक वो ठीक है, मतलब उसमें एक आपके पास जगह भी है, हाँ, जी, तो वो थोड़ा सा फिर भी आसान होता है फंडिंग करना। बट अगर आप कोई कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं तो वो भी एक, हाँ, तो वो भी एक तरह की सर्विस सेक्टर में ही आ जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे फाइन आर्ट्स भी हैं जिसको आपको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है कि फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या चुकाएंगे, आप क्या अर्न करेंगे, ये थोड़ा डिफाइन करना मुश्किल है। क्योंकि देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी तो देखिए बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। जी, आज के समय में लोगों के पास ये जानकारी होना कि कैसे लोन लेना है, उसका सीरियसनेस, उसको नहीं चुकाने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आगे चल के आपको लोन्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि आज के टाइम में आपका आधार, आपका पैन, सब कुछ लिंक है। आप कहीं ये नहीं कर सकते हैं कि मैंने यहाँ कुछ और दे दिया, वहाँ कुछ और दे दिया, दूसरे बैंक में कुछ और वो कर दिया, वो आप आज के टाइम में नहीं कर सकते हैं। तो ये एक सीरियसनेस आना, एंड ये बिल्कुल भी मतलब किसी को प्रमोट भी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग इस तरह के लोगों को बहका के कुछ करा के उनसे कुछ लोन को ग्रांट के रूप में बोल देते हैं कि ग्रांट है, लोन नहीं है, आपको चुकाना नहीं है। तो ये चीज़ों से हमें बिल्कुल बच के रहना चाहिए और अपना भी इसमें वो करना चाहिए हमें। जी पूनम जी, मैं अपने पूर्व के वक्तव्य में एक ऐड करना चाहूँगा। जो झारखंड में टोटल एसएचजी का संख्या है वो लगभग 2,45,000 है और बैंक ऑफ इंडिया में केवल वो 85,000 है। तो आप देखिए 2,45,000 में लगभग हर एसएचजी ग्रुप में 10 महिलाएं हैं, तो 24 लाख महिलाओं के लिए ये मुद्रा योजना के लिए एवेन्यू जो है वो खुला हुआ है। एज ए ग्रुप भी और इंडिविजुअल 24,25,000 महिलाएं जो हैं, इसमें 24 लाख महिलाएं जो है वो इंडिविजुअल के रूप में भी लोन ले सकते हैं। हम लोग दे भी रहे हैं उसमें,
सारे बैंक्स उसमें दे भी रहे हैं। जी, ये जो ट्राइबल एरिया में इस स्कीम के तहत महिलाओं ने खासकर किस क्षेत्र में इस स्कीम की मदद ली है? मोस्टली जो महिलाएं जो मदद ले रही हैं इसमें, ये मैंने आपको बोला कि जो छोटे छोटे घरेलू टाइप के काम हैं जिसमें कि उनको बहुत ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप टेलरिंग पकड़ सकती हैं, आप उसी तरह का कोई और छोटा मोटा जैसे होता है टेक्सटाइल का काम, घर पे छोटे मोटे कपड़े आप बना सकते हैं, कुछ नमकीन्स वगैरह स्नैक्स के रूप में आप वो बना सकती हैं, बड़ी है, पापड़ है, ये सब। अगरबत्ती का व्यवसाय काफ़ी होता है जैसे जी ग्रुप की महिलाओं के बीच में, वो इंडिविजुअल भी लोग करते हैं। तो इस तरह के छोटे मोटे उद्योग इसमें आते हैं। कहीं कहीं दोना पत्तल की भी छोटी छोटी मशीनें हैं कि वो बना करके फिर उसको मार्केट में बेचते हैं। देखिए, आपने महिलाओं की बात की, मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा। आज के समय में महिलाओं के लिए भी अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल। आज के समाज जिस तरह का रूप लेते चला जा रहा है, इस रूप में, इस रूपरेखा में, इस सामाजिक स्ट्रक्चर में महिलाओं के लिए एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी होती है। पहले के समाज में थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था, आज के समय में ये हमने काफ़ी देखा है कि ये बहुत हद तक चेंज होते चला जा रहा है। एंड कभी भी उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि अगर मेरा हस्बैंड नहीं कुछ कर रहा है तो मैं भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रही हूँ या कुछ। तो उन्हें ये सशक्त बनाने के लिए इस स्कीम ने अच्छा काम किया है। जैसे सर ने बताया कि इसमें 70% करीब महिलाएं हैं और उनके पास, मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि महिलाओं के बीच में ये सीरियसनेस ज़्यादा है कि अगर मैंने लोन लिया है तो उसे मुझे चुकाना है। जी। आदमियों में प्रायः देखा जाता है कि वो बहुत बार किसी चीज़ को लेकर लापरवाह भी हो जाते हैं, डाइवर्ट भी ध्यान हो जाता है। लेकिन महिलाओं में ये चीज़ का ज़्यादा, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा उनमें सीरियसनेस है, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप किसी भी लोन का स्कीम को देखें। जी जी। क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि ये अनुदान नहीं है जी, ये एक ऋण है जो आपको चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दीप जी, अगर कोई पार्टी लोन लेती है और रिपेमेंट नहीं कर पा रही है तो उस पर बैंक क्या एक्शन लेता है? देखिए, जो नॉर्मल स्कीम है बैंक का, अगर कोई अकाउंट एनपीए होता है तो हम सबसे पहले तो बोरोवर से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि वो लोन किस वजह से ख़राब हुआ है। अगर उनके पर्सनल कंट्रोल में नहीं है वो चीज़, मान लीजिए उनको और अधिक अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है या अचानक से बिजनेस में किसी तरह का ऐसा मार्केट में उतार चढ़ाव आया है जिससे उसके बिजनेस को, मतलब उसका बिजनेस फेल हो गया, तो वैसे केसेस में तो बैंक उनको सपोर्ट करती है। लेकिन अगर कहीं ये इंटेंशन आता है कि नहीं आपने जो पैसे लिए हैं वो पैसे को आप किसी गलत तरीके से आपने इस्तेमाल कर लिया, आपने बिजनेस की बजाय कंजम्पशन में इस्तेमाल कर लिया, तो उन सब केसेस में हम अपना जो नॉर्मल रिकवरी का कोर्स होता है वो करते हैं। उसमें क्या है कि आपको रिकॉल लेटर देना होता है या हम उसमें रिकवरी सर्टिफिकेट फाइल करते हैं जी, और रिकवरी के लिए प्रयास करते हैं। हालांकि देखिए, ये मुद्रा लोन का एक बहुत बड़ी, जो मैंने शुरू में भी बताया था, एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इसमें हम आपसे किसी तरह का कोई प्रतिभूति नहीं लेते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम में क्रेडिट गारंटी फंड फॉर मुद्रा योजना, इसके तहत इसमें एक सरकार की तरफ से गारंटी होती है और उस ऋण अमाउंट का एक सर्टेन पार्ट जो है, अगर ये ऋण किसी मतलब आपके पर्सनल वजह से नहीं, बियॉन्ड योर कंट्रोल जो आप बोलते हैं, आपके हक में नहीं है और बिजनेस खराब हो गया, तो वैसे केसेस में हमको ये गवर्नमेंट से पैसा मिलता है इस गारंटी स्कीम के तहत। जो आप बोल रहे हैं कि आपके कंट्रोल में नहीं है लेकिन बिजनेस खराब हो गया, जैसे वो अगर एग्रीकल्चर के बहुत सारी चीजें हो सकती है, मौसम की वजह से हो सकता है। कोविड का टाइम आया था, कोविड का टाइम बहुत खराब रहा, बहुत सारे उद्योग उसमें किसी का कंट्रोल नहीं था, वो सारा जो एस्टैब्लिश्ड बिजनेस थे जिनके पास लोन नहीं है वो भी बंद हो गए। तो वैसे में जिन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय, या नया उद्यम उस समय उन्होंने चालू किया था अपने किसी मंशा के साथ, उनके लिए बहुत कठिन वाला समय रहा था जी। तो मुझे ध्यान है गवर्नमेंट ने GECL लोन का भी एक प्रावधान लाया था, एडिशनल लोन हम दे रहे थे उस समय दिया जा रहा था कि आप एडिशनल लोन लीजिए और इस अपना मुश्किल वाले समय को काट के इससे बाहर निकलिए। जी जी। मैं ये अपील करूंगा लोगों से कि आप आए आगे और आप बताएं आपकी वास्तविक कठिनाई क्या है जी, और बैंक आपको उस कठिनाई से निकलने में मदद करेगा। तो आज की परिचर्चा जो हमारी थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हुए, इस पर हमने परिचर्चा की, योजना के बारे में बातचीत की, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में थे श्री दीप शंकर, उप महाप्रबंधक, झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, और श्री शिवम सिंह, सचिव, झारखंड लघु उद्योग संघ। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत
अच्छे विचार साझा किए और जो उद्यमी हैं, जो आम जन हैं, उनको आपने जानकारी दी, आपने गाइड किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।